नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का यह अंक। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारी भूमि मृदा में 16 विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। भाई, अगर सही तरीके से पोषक प्रबंधन कर लिया जाए तो क्या बात है, हमें अच्छी तरह से पैदावार प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर एक आध पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? उससे सीधे सीधे पौधे की पैदावार या बढ़वार तो प्रभावित होगी ही, साथ ही साथ कभी कभी तो पौधा पूरा पूरा नष्ट भी हो सकता है। तो चलिए आज के अंक में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन किया जाए। इस विषय को लेकर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारे साथ एक विशेष अतिथि जो कि है डॉक्टर AB सिंह। ये प्रधान कृषि वैज्ञानिक हैं नवी बाग भोपाल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जैविक खेती क्या होती है। किसान भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जैविक खेती के बारे में सुने होंगे और जानते भी होंगे, जैविक खेती कई किसान ऐसा नहीं जानते। मैं उनको बताना चाहूँगा कि जैविक खेती करने की वो पद्धति है जिसमें जैविक खादों को या कार्बनिक खादों को, या सरल भाषा में कहें कि जो कूड़ा करकट से कंपोस्ट खाद बनती है, उन चीज़ों को जो डाल करके हम खेती करते हैं उसे जैविक खेती कहते हैं। जैविक खेती में कोई भी रसायन हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसे हम रसायन विहीन खेती भी कहते हैं। तो जैविक खेती आप पूर्ण रूप से समझें कि जैविक खेती वो प्रकृति पद्धति है जिसमें जैविक संसाधनों का प्रयोग करके हम लोग जैविक खेती करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जो जैविक खेती अगर आपने इसमें बताई है तो इसमें किस प्रकार से पोषक तत्व प्रबंधन किया जाएगा? ऐसा जैसा कि मैडम ने पहले ही बताया कि जैविक खेती में या खेती करने के तरीकों में हमारे पौधों को 16 पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, जबकि अभी एक और पोषक तत्व बढ़ गया जिसको निकिल बोलते हैं, हम 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अच्छा। तो खेती में हमारे इन 16-17 पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमको संतुलित उर्वरक प्रयोग या जैविक खादों का प्रयोग करके ही हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे हवा पानी से मिल जाते हैं, लेकिन ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनको हमको खाद के माध्यम से देना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, आप ध्यान रखें कि हमारा संतुलित उर्वरक प्रयोग या जैविक खाद का प्रयोग करके ही पौधों के पोषक तत्व प्रबंधन हम कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जो जैविक खाद है इसमें पोषक तत्व के लिए जो खाद कौन कौन से प्रकार की डलेगी, किसान भाइयों को आप कैसे समझाएंगे कि ये खाद कैसे उनके लिए जो है योगफुल है या फिर उनके लिए फायदेमंद है? किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग गाँव में देखते होंगे या करते होंगे कि जैसा जैविक खाद आपको गोबर खाद है, मुर्गी खाद है, केचुआ खाद है, हरी खाद है, या बायोगैस स्लरी से जो कचरा निकलता है उसको हम जैविक खाद में, इन सभी को हम जैविक खाद के रूप में मानते हैं। अगर इन सभी खादों का जिसके पास जो संसाधन उपलब्ध है, अगर हमारा किसान इन पोषक तत्वों के रूप में प्रयोग करता है ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में, तो हमारा किसान भाइयों से यही कहना है कि जो आप खेती कर रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। जी। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई ये जानना चाहें कि केचुआ खाद बनाते कैसे हैं, विधि क्या है, कितना उसमें कौन सा पदार्थ डलता है, साथ ही कितना महत्वपूर्ण है उनकी खेती के लिए? किसान भाइयों, आप जानते हैं कि केचुआ किसानों का मित्र है। ये पुरानी कहावत है, आप लोग जानते भी हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे पुराने काल से बहुत पहले से ही केचुआ जो है खेतों में एक मित्र के रूप में काम करता था, और धीरे धीरे हमारा किसान जैसे ही रासायनिक खादों का प्रयोग करने लगा तो हमारे खेतों में आपने देखा होगा केचुआ अब नहीं मिलता है। वो अब आप खुद सोचें कि अगर हमारा मित्र ही मर जाएगा तो हमारे केवल दुश्मन खेत में रह जाते हैं। जो हमारा किसान आज देख रहे होंगे कि चना की खेती कर रहा है और तुअर की खेती कर रहा है, ढेर सारी ऐसी खेती कर रहा है जहाँ पे कई तरह के रोग लग रहे हैं और किसान हमारा बेचारा परेशान होकर के और अपनी फसल को गंवा दे रहा है। तो उसका एक ही कारण है, जो हमारे ढेर सारे ऐसे फंगस हैं, बीमारियां हैं, मिट्टी में आ जा रही हैं। तो अगर इन केचुआ
खाद के बारे में हम जब बात करने जा रहे हैं तो हम ये अब बताना जा रहे हैं कि केचुआ खाद एक बहुत ही बहुमूल्य खाद है जिसमें पोषक तत्वों का भरमार होता है। और आज के समय हमारा जैविक खेती की बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, आधुनिक खेती की बात करते हैं, तो केचुआ खाद एक महत्वपूर्ण मतलब एक तरह से योगदान रखता है खेती में और पोषक तत्वों से भरपूर खाद है। और इस खाद को बनाने के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आपके पास जो भी कूड़ा करकट खाद फसल अवशेष बचा है, अगर उसको सड़ा करके गड्ढे में या ढेर बना के आप खाद बनाते हैं गोबर के साथ मिक्स करके, तो आपका 1.5 से 2 महीने में एक बहुमूल्य जैविक खाद बनकर तैयार हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, केचुआ खाद और गोबर खाद में कुछ अंतर होता है क्या? देखिए, केचुआ खाद वो होता है जिसको गोबर को खा करके केचुआ कास्ट के रूप में बदल देता है। तो आपको इतने अंतर समझना है कि गोबर खाद जो होती है वो सड़ करके खाद तैयार होती है, लेकिन हमारा केचुआ जिस गोबर को खा के खाद बनाता है उसको केचुआ खाद कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। लेकिन एक अंतर को आपको यहाँ समझना जरूरी है कि केचुआ जब खा करके खाद बनाता है तो उसके शरीर से ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व, ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो वही केचुआ खाद, गोबर खाद जिसमें नाइट्रोजन का मात्रा जो है आपका 1% होता है, लेकिन अगर केचुआ खा के अपने शरीर से एक वर्मी कास्ट के रूप में जब निकालता है तो किसान भाई ध्यान रखे वही खाद में 100 किलो में 2 किलो नाइट्रोजन हो जाता है। तो इस तरह से आप केचुआ खाद को दूसरे रूप में कर सकते हैं कि हमारा नाइट्रोजन बनाने का एक फैक्ट्री के रूप में काम करने लगता है कि जो पोषक तत्व हमारे गोबर में और जैविक खादों मतलब चीज़ों में कम होता है, अगर केचुआ के माध्यम से बनाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। जी किसान भाई, अगर ये जानना चाहें कि जो केचुआ खाद आपने बनाई इसके लिए उनको पिट कितने बड़े आकार का बनाना चाहिए, जगह कितनी चाहिए, क्या कुछ खर्चा और होगा? किसान भाइयों, आप ध्यान रखें कि जब भी केचुआ खाद बनाएं या गोबर कंपोस्ट खाद बनाएं तो उसके एक आकार साइज का होता है। एक साइज आकार में आपको पिट या ढेर बनाना होता है। नॉर्मता जनरली जो है हम लोग कंपोस्ट की पिट की लंबाई जो है 10 फीट रखते हैं, चौड़ाई 3 फीट रखते हैं और ऊंचाई 1.5 फीट रखते हैं। लेकिन लंबाई को आपकी ज़मीन के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार बढ़ा सकते हैं, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई को हमेशा 3 फीट और 1.5 फीट रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो केचुए के ऊपर हम कोई काम करते हैं या उसके जो है काम करते समय या कलेक्शन करते समय, जैसे उसके ढेर में पानी डालना है या ऊपर की कंपोस्ट बन गई उसको निकालना है, उस समय हमको इन चीज़ों पे केचुए को डिस्टर्ब नहीं करते, उसके ऊपर नहीं चलते, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1.5 फीट जो है उसकी ऊंचाई रखना चाहिए या गहराई रखना है। ज़्यादा गहराई रखने से ध्यान रखें किसान भाई कि हमारा जो मटेरियल डालते हैं ऊपर से अगर गहरा ज़्यादा होगा तो वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, काफ़ी सख्त हो जाता है, जिसमें हमारा केचुआ काम करने में दिक्कत होती है और उसको नीचे जाने में भी आसानी नहीं होती, तकलीफ होती है। इसलिए हमारा केचुआ खाद जल्दी से बनने में समय लग जाता है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जो संस्थान है वहाँ पर किसान भाई कौन कौन सी खाद बना सकते हैं और वो किस प्रकार से हो सकता है? किसान भाइयों, जैसा कि अभी आप देखे होंगे कि हमारा दिसंबर का पहला सप्ताह में हम लोग वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं और इसमें हमारे आसपास के गांव के किसान और विद्यार्थी, कॉलेज के स्टूडेंट सभी आते हैं और उनको हम ये लोग दिखाते हैं कि भैया वर्ल्ड सॉइल डे जो मतलब हम मना रहे हैं, इसका मेन मकसद है कि आपको अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य को बढ़ाना है और मिट्टी स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है और कैसे खाद को डालना चाहिए और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं किन खादों को कैसे बनाए, जैसे केचुआ खाद कैसे बनाए, पोल्ट्री मुर्गी खाद कैसे बनाए, कंपोस्ट खाद कैसे बनाए, फास्फोसल्फो कंपोस्ट कैसे खाद बनाए, फास्फो कंपोस्ट कैसे खाद बनाए, सूक्ष्म जीवों से युक्त कंपोस्ट खाद कैसे जल्दी से बनाएं। तो इन चीज़ों को हम उनको दिखाते हैं, समझाते हैं और एक प्रदर्शन करते हैं कि आप लोग भी अपने आसपास जो भी खेत में उपलब्ध मटेरियल है उसको गड्ढे में डालें और एक अच्छी खाद के रूप में उसको बनाएं। हाँ जी डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि जैसे आपने बताया कि संस्थान में इतनी तरीके की खाद बनानी सिखाती है, तो क्या उनको ये जानकारी आपके थ्रू किस प्रकार से दी जाती है? क्योंकि आजकल तो मीडिया का ज़माना है, तो क्या आप उनको बताते हैं मोबाइल के थ्रू या किसी और तरीके से उन्हें पता चलता है कि ये जानकारियाँ इस समय पर इस कार्यशाला
प्रयोगशाला में उन्हें दी जा रही है? किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा संस्थान भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल ज़िले में है और हमारे आसपास के 55 गांवों को हम लोगों ने एक गोद के रूप में लिया है, जहां पे हम उन किसानों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो ये तकनीक है, हम गांव के किसानों के खेत में भी जाके इस प्रदर्शन को करते हैं कि कैसे आप केचुआ खाद बनाएं, कैसे कंपोस्ट बनाएं। इवन हम आपको बताएं किसान भाइयों कि हम कई किसान खेतों में हम ये दिखाना चाहते हैं, जो आप गेहूं धान की पराली आप जला रहे हैं उसको आप जलाए मत, उसी खेत में हम किस तरह से कंपोस्ट खाद को हम उनको जो है एक कंपोस्ट अच्छी खाद बना सकते हैं। इस तरह की तकनीक का प्रदर्शन ही हम लोग जो हमारे गांव एडाप्ट किए गए हैं उसमें हम बताते हैं। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। हम लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है।
जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कि जैविक खेती में किस प्रकार से पोषक तत्व प्रबंधन किया जाए। इस विषय को लेकर चलिए हम अपने विशेषज्ञ से और आगे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि हमने उनको बताया कि किस प्रकार से जैविक खाद बनाई जाए, तो जैविक खाद बनाते समय उन्हें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैविक खाद आप जो भी बनाते हैं या जैविक खाद जब बनाने जाते हैं तो कुछ बातों को आप हमेशा ध्यान रखें। जैसा कि आपने जैविक खाद में आपने पहले भी मैंने बताया कि केचुआ खाद है, मुर्गी की खाद है, कंपोस्ट है, हरी खाद है, या जो भी बायोगैस से निकलती स्लरी निकलती उसकी खाद बनाते हैं। तो इन खादों को बनाते समय किसान भाई कुछ सावधानियां ऐसी हैं, जैसे कि आप देखिए केचुआ खाद आप बनाते हैं तो उसमें 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहली बात, छाया, जहाँ पे केचुआ खाद बनाए छाया रखें। दूसरी बात, आप नमी का ध्यान रखें। तीसरी बात, आप तापक्रम का ध्यान रखें। तो अब अगर तीनों बातों को ध्यान रखते हैं तो केचुआ खाद बनाने के लिए आप इसमें ध्यान रखें कि जो चीज़ें आप जिस चीज़ का बनाने जा रहे हैं, जैसे कूड़ा करकट, गोबर खाद, तो उसको जब आप मिला के रखते हैं तो उसमें तुरंत आप केचुआ ना डालें। क्यों? क्योंकि उस समय केचुआ उसमें गर्मी पैदा होती है। अगर तुरंत केचुआ डालेंगे तो केचुए हमारे मर जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि 15-20 दिन पुरानी जो मिक्स करके गोबर आपने रखा है उसमें केचुआ डालें। अब केचुआ कितना डालें आप ध्यान रखें, कम से कम 500 ग्राम केचुआ 100 किलोग्राम मटेरियल में डालें जो आपका सड़ा कचरा है। दूसरी बात, नमी के लिए आपको हमने पहले बताया कि नमी के लिए 50-60% नमी होनी चाहिए। उस 50-60% नमी में आपको हमेशा ध्यान रखें कि उससे ज़्यादा ना हो और ना उससे कम हो। कई बार किसान हमारा क्या करता है कि पाइप से पानी डाल देता है, गड्ढा भर देता है, तो हमारे जो केचुए होते हैं वो मरने लगते हैं। तो ऐसे केस में ध्यान रखें कि एक नमी का जो स्तर है हमारा 50-60। तीसरी बात आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार हमारा किसान क्या करता है, कचरा और जो भी होता है और गोबर के साथ मिक्स करके उसमें केचुआ डालता है, वो तापक्रम को ध्यान नहीं रखता। तो तापक्रम का मतलब ये है कि उसमें 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पे हमारा केचुए जो है मरने लगते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि तापक्रम को भी मेंटेन करना है। तो किसान भाई ये ध्यान रखिए कि जो खाद बनाते हैं इन बातों का अगर ध्यान देंगे तो आपका पोषक तत्वों से भरपूर, चाहे गोबर खाद हो, चाहे केचुआ खाद हो, चाहे कंपोस्ट हो, चाहे आपका बायोगैस स्लरी से कंपोस्ट बना रहे, इन सब खादों में आपका पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि जो केमिकल है वो हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए, भूमि के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अब अगर हमारे किसान भाई ये बात करें कि हम जैविक खाद डाल रहे हैं, तो जैविक खाद का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी भूमि पर? किसान भाइयों की जैसा कि मैं शुरुआत में बताया कि हमारे मिट्टी में पौधों को पोषक तत्व 16 या 17 ज़रूरत है। आप देते कितना हो? हमारा किसान भाई सुन रहा है, देख रहा है, आप खुद सोचें कि हमारे आप लोग जो है 3-4 पोषक तत्व देते हैं। क्या देते हैं? यूरिया देते हैं, एसएसपी देते हैं, डीएपी देते हैं जो उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों होता है, या ज़्यादा ज़्यादा म्यूरेट ऑफ पोटास जिसको पोटास खाद बोलते हैं। या कभी कभी हमारे किसान जो जानकार है
वो जिंक दे देता है, इससे ज़्यादा कोई किसान हमारा पोषक तत्व नहीं देता। लेकिन आप खुद सोचें, अगर आपको ये जानकारी हो गई कि हमारे पौधों को 16 या 17 पोषक तत्व ज़रूरत है और आप दे रहे 3-4, तो उसका नतीजा क्या होगा ये आप खुद अंदाज़ा सभी किसान भाई हमारे जानकार हैं, जानते हैं। और ये समझ भी लीजिए कि अगर और पोषक तत्व नहीं देते हैं 3-4 के अलावा, तो हमारे पौधों में, हमारी मिट्टी में उन पोषक तत्वों की कमी होगी। और उन पोषक तत्वों की अगर कमी होती है तो हमारे पौधे उसमें नहीं ले पाते, और पौधे में कमी होती है तो आप खुद समझ लें कि हम जो चीज़ फल सब्जी अनाज खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर कमी होती है। तो हम वैज्ञानिक लोग, किसान भाई ध्यान रखें कि हम यही कहते हैं कि हमारी मिट्टी से हमारे शरीर का सीधा संबंध है, और आप लोग भी इसके अपने जीवन में उतार लें कि हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, ये तो हम जानते हैं कि अगर किसान भाई केमिकल खरीदेंगे तो उससे उनका खर्चा तो बढ़ेगा, और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि कितने कम कीमत पर वो जैविक खाद बना सकते हैं। तो जैविक खेती से किसान भाइयों की आगे चल के आय पर कितना प्रभाव पड़ता है? किसान भाइयों ध्यान रखिए कि जैसा कि अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर का, अपने स्टेट में मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर का हमेशा यही नारा है कि हम किसानों की लागत को कैसे कम करें और उनकी आय को बढ़ाएं। हम वैज्ञानिक लोग भी किसानों को यही मार्गदर्शित करते हैं कि जो किसानों के पास संसाधन उपलब्ध है उनको उन्हीं चीज़ों को खाद के रूप में, जो भी कूड़ा करकट आप जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, अगर उन चीज़ों को आप इकट्ठा करके एक अच्छी खाद के रूप में बनाएंगे तो जो आपका लागत लगता है जैसे खाद में और चीज़ों में, वो उसकी लागत आपकी बचत होगी। और निश्चित ही अगर आपकी लागत में बचत होगी तो जो उत्पादन होगा वो आय में वृद्धि होगी। तो हम हमेशा किसानों को यही कहना चाहते हैं कि किसान भाई, आप लोग अपनी फसल में जो लागत के लिए कम करने के लिए इन सब तरीकों को अपनाएं। और जैविक खेती एक तरह का उसी में से एक तरीका है कि जैविक खेती अपना करके आप अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ में मृदा स्वास्थ्य की बात हमेशा जो हम कर रहे हैं कि अगर मृदा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो निश्चित ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की कि जैविक फसल के जो उपज उनकी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि बहुत से किसान भाइयों का ये सोचना है कि हम तो केमिकल डालते हैं, हमें ढेर सारी उपज प्राप्त होती है, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि नहीं भैया, आप केमिकल मत अपनाइए, आप जैविक जो खाद है वो अपनाएं और उससे आपकी उपज अच्छी होगी? वो कैसे होगी, वो अगर आप समझें। किसान भाइयों, आपने खुद अपने अनुभव आप देख रहे होंगे, और मैं वैज्ञानिक लोग, हम गाँव पे किसानों के खेत में जाते हैं, हम किसानों की ही बाड़ी में अनुभव के हम यहाँ अगर चर्चा करें तो जो किसान हमारा पहले 1 बोरी यूरिया 1 एकड़ में डालता था या 2 बोरी यूरिया 1 एकड़ में डालता है, तो आज वही किसान बोलता है कि साहब हमको यूरिया की मात्रा डबल करनी पड़ रही है, तब हम उत्पादन पा रहे हैं। तो आप खुद सोच लीजिए आप अपने अनुभव से कि लागत तो आप बढ़ा रहे हो, रासायनिक खाद भी बढ़ा रहे हो, आपको उपज तो बराबर मिल जा रहे, लेकिन एक चीज़ आप लोग भूल रहे हैं, जो चीज़ आपको खा रहे हैं, जिन पोषक तत्वों की आपकी ज़रूरत है वो आपकी पूर्ति नहीं हो रही। तो आज देखते होंगे हर घर में, चाहे किसान का हो, चाहे शहर हो, चाहे देहात हो, हर घर में आदमी जो है किसी न किसी रोग से, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे जॉइंट पेन हो, इस तरह की बीमारियों से हर घर में कोई न कोई मरीज पाया जा रहा है। और उसका यही नतीजा है कि जो पोषक तत्व हम सबको चाहिए वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, और यही कारण है इन बीमारियों का उत्पन्न होना, और हम लोग दवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, क्या वहाँ से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे कार्यक्रम, कुछ ऐसी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, या वो सिखाते हैं या वो प्रचार प्रसार करते हैं कि किसान भाइयों जो जैविक खेती उसकी तरफ अग्रसर हों? देखिए, अभी हमारे किसान भी काफ़ी अग्रसित हैं, और मैं समझता हूं कि हमारे किसानों को ये अनुभव होने लगा है कि हम जो रासायनिक पद्धति अपना रहे हैं उसमें हमको किसी न किसी रूप में जैविक खेती की तरफ मुड़ना होगा। और हम लोग वैज्ञानिक लोग और पूरे देश में KVK के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से तरह तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, संगोष्ठी करते हैं,
वैज्ञानिक और किसान पर चर्चा करते हैं, उनको मार्गदर्शित करके हम ये बताते हैं कि किसान भाई, हमारे जो पौधों को पोषक तत्व चाहिए उनको पूर्ति करने के लिए आपको संतुलित करना ही पड़ेगा, और नहीं तो आपके जो उत्पाद होंगे उसमें किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होगी और जो आप खाएंगे आपके शरीर के अंदर कमी होगी। तो हमारा किसान भी अब आगे आने लगा है और जो इस तरह की चीज़ों पे निर्भर होने लगा है कि हमको किसी न किसी रूप में रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खादों को भी प्रयोग करना जरूरी हो गया, क्योंकि हमको मिट्टी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी बनाना जरूरी हो गया है। डॉक्टर साहब, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से साथ ही साथ सरकार भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां देती रहती है कि पराली ना जलाएं, फिर भी बहुत से किसान भाई ऐसे हैं कि जो अपने खेतों की पराली जला देते हैं। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि पराली न जलाइए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, साथ ही साथ भूमि के लिए कितनी नुकसानदायक है? किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है इस तरह के जो पराली और जो आप लोग जला रहे हैं उसको हम डिकम्पोज करने के लिए, वहीं पे सड़ाने के लिए, यथास्थान विघटन के लिए हम लोगों ने एक ऐसी तकनीक डेवलप की हुई है, और बहुत जल्द हमारा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान गाँव के किसानों को इस तरह का टेक्निक जो है डिमॉन्स्ट्रेट करके, प्रदर्शन करके, और कुछ ऐसे तत्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम देंगे किसानों को, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो आप लोग जला रहे हैं उससे मिट्टी में जो हमारे लाभदायक जीवाणु होते हैं, जो हमारे वो जीवाणु मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, पोषक तत्वों की सप्लाई के लिए हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको आप जला करके नष्ट कर देते हैं। उनको जलने से बचाएं, जो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी कामयाब करते हैं और बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमने जान लिया कि पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कौन से पोषक तत्व की कमी है ये किसान भाइयों को पता चलता है भूमि परीक्षण से। तो किसान भाई, भूमि परीक्षण कब, कितनी बार, कैसे करवाएं? किसान भाई ये ध्यान रखें कि हर एक किसान को कम से कम 2-3 साल बाद एक बार मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। जी, मिट्टी परीक्षण कराने का सबसे उचित समय रबी सीजन, जो आप गेहूं की फसल काटते हैं, और उसकी कटाई के 15-20 दिन बाद मिट्टी का नमूना ले करके और मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। मिट्टी परीक्षण आपके जो भी कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं या कृषि संस्थान होते हैं वहाँ पे आप भेजकर करा सकते हैं। किसान भाइयों, एक ध्यान रखें, जिस तरह से आप लोग अपने शरीर का ब्लड टेस्ट ब्लड दे करके आप डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं कि हमारे शरीर में क्या कमी है और क्या चीज़ों को करना चाहिए, उसी तरह से मिट्टी परीक्षण में हम वैज्ञानिक लोग किसानों को ये बताते हैं कि हमारी मिट्टी में क्या पोषक तत्व की कमी है, किन पोषक तत्वों की कमी को हम किस तरह से पूर्ति कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को डाल करके हमको पूर्ति करनी चाहिए। हम इस तरह की जानकारी देते हैं, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने अपने देश में, पूरे प्रदेश में ये नारा किया है कि हमको हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड, आप लोगों ने सुना होगा, जो सॉइल हेल्थ कार्ड दे करके हम लोग ये किसानों को जानकारी देते हैं कि आपकी मिट्टी में क्या क्या चीज़ों की कमी है, क्या क्या चीज़ों का अधिकता है और किन किन पोषक तत्वों को कब प्रयोग करना चाहिए, ऐसे हम लोग जानकारियाँ देते हैं। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं और पूरी जानकारी लें कि हमको क्या क्या समय पे करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारियां दी, जिससे कि हमें आशा है कि किसान भाई इन बातों को अपनाएंगे और अपनी खेती को लाभप्रद सिद्ध करेंगे। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम का अंक, जिसमें हमने जाना कि जैविक खेती में किस प्रकार से पोषक तत्व प्रबंधन किया जाए। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।